रिलायंस एजीएम के इस खास कवरेज में आपका स्वागत है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल मौजूद हैं, साथ ही जोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह और डीआर चौकसी फिनसर्व के देवेंद्र चौकसी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर इस एजीएम की रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस की बात करें अनुज, तो ना सिर्फ इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए बल्कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एजीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्टिकल को लेकर क्या अनाउंसमेंट आ सकती है उस पर नजरें बनी रहेंगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सी वो स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट होंगी जिन पर फोकस रह सकता है? देखिए दीपाली, ऑल सेड एंड डन, अगर आप पिछले एक हफ्ते का या पिछले 10 दिनों का एक मूव देखेंगे मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक होप बिल्ड की जा रही है कि क्या किसी न किसी तरीके से आईपीओ की टाइमलाइन का अनाउंसमेंट होगा या नहीं होगा। मुझे पता नहीं है वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के लिए जियो और रिटेल ये दो सबसे बड़े ग्रोथ वर्टिकल रहे हैं और इनकी टाइमलाइन का एक इंतज़ार। अब ऑब्वियसली कुछ समय बाद पता चलेगा कि इस पर कोई अनाउंसमेंट होगी या नहीं होगी। आई थिंक नंबर 1 तो सबके रेडार पर यही अनाउंसमेंट है कि ऐसा कुछ इससे रिलेटेड कुछ होगा या नहीं होगा। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस जो है, जो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल रखने वाला बिजनेस रहा है, जहाँ पर हमने स्टॉक मार्केट में काफ़ी री रेटिंग देखी है कंपनियों की, उसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं, आई थिंक ये एक और अपडेट रहेगी। रिटेल बिजनेस में इन पर्टिकुलर एफएमसीजी बिजनेस को लेकर क्या कहा जाता है, क्या आगे जाकर एफएमसीजी बिजनेस को डीमर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या इसके बारे में चेयरमैन साहब कुछ बोल सकते हैं? आई थिंक ये एक बात होगी। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें होंगी जो मार्केट के फोकस में रहेगी, लेकिन जो सबसे ऑन टॉप ऑफ द माइंड है वो तो यही रहेगा कि क्या किसी भी तरह के आईपीओ की टाइमलाइन का अनाउंसमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी समय से एक्सपेक्ट कर रहा है, काफ़ी समय से वेट भी कर रहा है। और अभी जो रिसेंटली रूल्स मॉडिफाई हुए थे, उसके बाद बहुत ब्रोकरेजेस को लगता भी है कि शायद जियो के आईपीओ का ये सबसे सही टाइम है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा हमें, बस अब 14 मिनट में वो एजीएम स्टार्ट होगी। उसके अलावा ऑब्वियसली ग्रोथ पर वो क्या बोलेंगे, इन सब पर भी बातचीत होगी, लेकिन ये 3-4 मेन पॉइंट्स होंगे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट गौरांग जी, अगर जियो आईपीओ की ही बात करें तो इस पर तो काफ़ी नजरें बनी हुई हैं कि क्या अनाउंसमेंट आती हैं टाइमलाइन को लेकर, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मार्केट की कंडीशन है, क्या ऐसे में रिलायंस आईपीओ अनाउंस कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जियो के आईपीओ को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो टेलीकॉम सेक्टर को रीशेप करने के पर्सपेक्टिव से अनाउंसमेंट कितनी बड़ी हो सकती है विद रिगार्ड्स टू मार्केट डायनामिक्स या इन्वेस्टर इंटरेस्ट? धन्यवाद दीपाली जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लोजर अनिवार्य होगा देना। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है और ये राय हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है। हमारी कंपनी मतलब जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमने हमारे क्लाइंट्स की दी है, तो शायद हमारे क्लाइंट्स की निवेश की रणनीति रिलायंस में हो सकती है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हो, मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से बाजार को ये अनुमान या फिर कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि जियो मोबिलिटी को लेकर के कारोबार को अलग किया जाए और वैल्यू अनलॉकिंग को। मैनेजमेंट से भी कुछ टिप्पणियां आई हैं। मेरे ख्याल से जो हमारा अनुमान है वो शायद अगले साल आपको 2026 में शायद इसके ऊपर निर्णायक तरीके से घोषणा हो। मूल्यांकन बहुत ही अहम महत्व होगा दीपाली आगे किसी भी प्रकार की राय रखने के लिए। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से जियो फाइनेंशियल्स को अलग किया गया और वैल्यू अलग की गई, और हमें सबको पता है इतिहास जियो फाइनेंस का, तो शायद हो सकता है कि अगले साल इसकी लिस्टिंग को लेकर के कुछ चर्चा हो। क्या ये एक टेलीकॉम सेक्टर में परिवर्तन दिखा जाएगा, तो ये निर्भर होगा कि अलग करके कारोबार को जियो टेलीकॉम की रणनीति क्या होगी आगे बढ़ाने के लिए, और मेरे ख्याल से उस पर भी आज घोषणा होगी। हमारा अनुमान है दीपाली के रिटेल, टेलीकॉम और एनर्जी बिजनेस, इस पर आज कुछ टिप्पणी ज्यादा गहराई से दी जाएगी मैनेजमेंट की तरफ से और थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण भी शायद हमें मिल सकता है इसके ऊपर। ओके, चलिए ये व्यू रहा गौरांग जी का। देवेंद्र भाई, गुड आफ्टरनून। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज जब चेयरमैन साहब अब थोड़ी देर में एजीएम की स्पीच की शुरुआत करेंगे, आपके टॉप ऑफ द माइंड क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी? यस अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक 2 या 3 चीज के ऊपर आई थिंक ज्यादातर भार रहेगा। एक तरफ जो रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार है, जिसके अंदर कंपनी ने काफी हद तक प्रगति भी की है और उन्होंने लास्ट एजीएम के अंदर उसके ऊपर एक थोड़ा एम्फसाइज भी किया था। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल बी प्रॉब्ली फर्दर स्पेलिंग आउट द रोड मैप
क्योंकि 2025-26 के साल के अंदर टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का कारोबार शुरू होने जा रहा है. I think they will be probably making good amount of announcement about the solar business as well as the electrolyzer business in the green hydrogen. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दो चीज के ऊपर शायद आई थिंक थोड़ा बहुत ज्यादा एम्फोसिस आएगा बिकॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो हैपनिंग इन दिस एरिया. सेकंड चीज के ऊपर जहां पे मैं समझता हूँ कि एम्फोसिस आना चाहिए उसके अंदर आई थिंक दो कंपनियां यानी जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल, ये दोनों कंपनी का जो सेपरेट लिस्टिंग करके मोनेटाइजेशन रूट अपनाना है वो भी एक आई थिंक जरूरी बनता है. बिकॉज जियो प्लेटफॉर्म के अंदर करीबन 65,000 करोड़ का EBITDA एस्टेब्लिश हो चुका है और मैं ऐसा समझता हूँ कि द वे इन विच दे हैव इंडिकेटेड कि दे विल बी ग्रोइंग द साइज डबल बिटवीन 3 and 4 years टाइम. सो विच मीन्स कि यहाँ पे 20% के आसपास का ग्रोथ सालाना चालू रहेगा, which is not very difficult to establish today because of the ARPU that is likely to go up and at the same time data package which are increasing. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जियो प्लेटफॉर्म का सेपरेट लिस्टिंग होना which means about 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में वो बिजनेस एस्टेब्लिश होना और अगर 5% भी हम समझते हैं कि इक्विटी रेस करेंगे तो करीबन 50,000 करोड़ का फंड रेस बनेगा उसके अंदर से. So that could be one of the major announcement I think which the investor will be looking at. रिटेल का बिजनेस के अंदर FMCG का बिजनेस भी जुड़ा हुआ है जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है. उसके अंदर करीबन 25,000 करोड़ का EBITDA ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं. तो बिटवीन जियो प्लेटफॉर्म एंड रिटेल आई थिंक दे आर अबाउट 90,000 करोड़ EBITDA एंड ओवरऑल EBITDA ऑफ अराउंड 1,78,000 करोड़. तो ऑलमोस्ट 50% या थोड़ा स्लाइटली अबव 50% इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस. मैं ऐसा समझता हूँ कि रोड मैप टू रिटेल ऑल्सो विल बी इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक विच वन विल हैव टू लुक एट. Generally, in AGM, they make this kind of program, which they make communication with investors के progress कितना किया है, तो उसके ऊपर शायद हम लोग हमारे नजर रखेंगे. पर्टिकुलरली जो साइज डबल करने की बात लास्ट AGM में की थी, उसके ऊपर ज्यादा प्रोग्रेस हम लोग जानना चाहेंगे AGM के माध्यम से. ओके. इनफैक्ट अनुज, अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करें तो जैसे आपने भी मेंशन किया IPO को लेकर क्या कुछ रोड मैप रहता है, अगर कुछ अनाउंसमेंट इससे जुड़ी हुई आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. लेकिन एक्सपेक्ट करें कि रिटेल को लेकर एग्जैक्टली आगे का ग्रोथ प्लान क्या है, उस पर कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं. फिर चाहे वो एक्सपेंशन की ही बात क्यों ना हो नए सेगमेंट्स में, फिर चाहे वो फैशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर ग्लोबल रिटेल ब्रांड्स से जुड़ी हुई कुछ अनाउंसमेंट ही क्यों ना हो. बिल्कुल. देखिए दीपाली, जो मेरी सेंस है वो ये है कि रिटेल में जो फोकस रहा है वो काफ़ी हद तक पिछले 2-3 भी अगर आप AGM देखें तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर रहा है कि किस तरीके से कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, किस तरीके से कंपनी ने अपना EBITDA बढ़ाया है और आगे जाते हुए रेवेन्यू और EBITDA की किस तरीके की कैगर, जो देश की सबसे ज़्यादा हाई पेस ग्रोथ वाली ये रिटेल कंपनी रही है, वो उसको मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे. आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट होगा. और जैसा मैं कह रहा था कि विद इन रिटेल आई थिंक अब रिलायंस का जो फोकस है वो सिर्फ एक रिटेल कंपनी, रिलायंस रिटेल का फोकस सिर्फ रिटेल पर नहीं है, एक फुल ब्लोन FMCG कंपनी बनने पर भी है. और आपने देखा ही है कि अभी FMCG में कितना फोकस रहा है ऑफ लेट. तो उस पर क्या अनाउंसमेंट आती हैं आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा. जैसा मैं कह रहा हूँ कि मार्केट आगे जाकर एक्सपेक्ट करेगा कि शायद FMCG बिजनेस को कम्प्लीटली डीमर्ज कर दिया जाए, लेकिन वो तो खैर बहुत लंबी बात हो गई और 5-6 साल बाद की बात हो गई. लेकिन इस बिजनेस पे सेपरेटली क्या कहा जाता है आई थिंक इस पर नज़र रहेगी. रिटेल और जियो ऑब्वियसली ये दो सेक्टर हैं जहाँ पर मार्केट क्यों चाहता है कि इन स्टॉक्स को सेपरेटली लिस्ट किया जाए, क्योंकि अब तक रिलायंस को अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली रिलायंस एक ऑयल एंड गैस कंपनी थी, उसको एक कमोडिटी कंपनी का मल्टीपल मिलता था. आज की डेट में हम SOT पे वैल्यूएशन जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर बिजनेसेस अलग अलग लिस्टेड होंगे, आज की डेट में आप देख रहे हैं ट्रेंड का फॉर एग्जांपल क्या मल्टीपल है, आज की डेट में आप देखते हैं फॉर एग्जांपल नेस्ले का या हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या मल्टीपल है, या आज की डेट में भारती का क्या मल्टीपल है. तो अगर जो नई न्यू एज बिजनेसेस हैं उनको उस हिसाब से वैल्यूएशन मिले तो एक ओवरऑल सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन में भी गेन होगा. इस वजह से मार्केट चाहता है कि इनकी IPOs को लेकर कोई अनाउंसमेंट आए. बाकी इन स्पेसिफिक रिटेल को लेकर जैसा मैंने कहा मार्केट की एक्सपेक्टेशन होगी कि ग्रोथ को लेकर और FMCG को लेकर क्या कहते हैं. इनफैक्ट गौरांग जी, आपको भी यही लगता है जो अभी अनुज ने भी कहा कि जो लीगेसी बिजनेस है उसके साथ साथ जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो कंज्यूमर कॉन्ग्लोमरेट बनने पर रिलायंस का ऑलरेडी बना हुआ है, उसी पर ज़्यादा फोकस इस बार की AGM में रह सकता है?
दीपाली जी देखिए, जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिटेल यानी कि एफएमसीजी कारोबार में पहले तो निवेश किया और निवेश करने के बाद जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अधिग्रहण किया है, अब मेरे ख्याल से रिटेल कारोबार के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई कारोबार की रणनीति मैनेजमेंट के पास है और इसी वजह से इतना निवेश इन्होंने किया है। और वास्तविकता ये भी है दीपाली जी कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। और इसी कारण मेरे ख्याल से ज्यादा महत्व मैनेजमेंट भी रिटेल को तो दे रहा है, साथ साथ जैसे अभी अनुज भाई भी बता रहे थे टेलीकॉम कारोबार, एक बहुत ही बड़ा सब्सक्राइबर बेस जियो मोबिलिटी के पास है। और टेक्नोलॉजी को लेकर के तो मेरे ख्याल से मैं खुद एक ग्राहक रहा हूं जियो का, चाहे वो जियो फाइबर हो या फिर जियो सेल्युलर सर्विसेज, जियो मोबिलिटी। और जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म और सुविधाएं और टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, मेरे ख्याल से अपने आप में ही बहुत बड़ा यश है जो इनको मिला है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक तो रिटेल कारोबार पर भी मेरे ख्याल से बाजार को आने वाले समय में और स्पष्टीकरण, क्या ये भी कारोबार अलग रूप से लिफ्ट हुआ है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी अभी इन्होंने निवेश किया और बहुत ही यश इनको मिला है, बहुत ही सक्सेस इनको मिला है। तो ये दोनों पर मेरे ख्याल से आज ज्यादा जोर जो है, और थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से अगर स्पष्टीकरण ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो सरकार ने घोषणा की थी और बाद में मैनेजमेंट ने भी घोषणा की है एनर्जी सेक्टर में, इस पर भी अगर कुछ स्पष्टीकरण आए तो मेरे ख्याल से काफी समाधान होगा। अच्छा देवेंद्र जी, ऑब्वियसली अब न्यू एनर्जी बिजनेस पर आते हैं क्योंकि काफ़ी बात हुई है वो गीगा फैक्ट्री को लेकर। यहाँ पर आगे जाते हुए आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा वर्टिकल हो सकता है ये रिलायंस के लिए? तो आई थिंक इट इज बिग। आई थिंक क्योंकि 500 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट का उनका एक प्रोग्राम है। आई थिंक आउट ऑफ विच द फर्स्ट कॉम्प्रेस बायोगैस का प्लांट चालू होने जा रहा है। तो उसके ऊपर भी आई थिंक हमें थोड़ा एक उसके म्यूजियम के माध्यम से थोड़ा जानने मिलेगा। दूसरी तरफ आई थिंक जो सोलार का जो बिजनेस है उसके अंदर शायद पहले स्टेज के अंदर दे बी पुटिंग अक्रॉस द एंटायर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, क्योंकि दे आर बेसिकली एडिंग दिस सोलर पावर to their own refining segment, and that could possibly bring down the energy cost for the company. तो ये एक सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर सेविंग का जो है उसका एक अभी हमें एक रिफ्लेक्शन रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर मिलते दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है रिन्यूएबल सेगमेंट के माध्यम से। जो बैटरी स्टोरेज का जो कारोबार है जिसके अंदर लिथियम आयन, उसके साथ में रिलायंस ने सोडियम आयन, ये दो बैटरी के अंदर उन्होंने अपना एक अच्छी तरह से उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट भी किया है। मैं समझता हूँ कि सोडियम आयन बैटरी के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालेंगे ये मीटिंग के अंदर। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि करीबन 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है बिटवीन जियो प्लेटफॉर्म एंड रिलायंस रिटेल, ये दोनों को कैसे लिस्टिंग करके आई थिंक कैसे फर्दर ग्रोथ के माध्यम से आगे लेके जाए उसके ऊपर ज्यादा हम सोचेंगे। रिन्यूएबल ऑफ कोर्स आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, बट ये साल के अंदर आई थिंक वंस द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट्स इन वेरियस वर्टिकल्स, I think we will know more about the renewable segment in course of time in 25-26 financial year. राजेश अग्रवाल जी भी जुड़े हैं हमारे साथ इस पैनल में। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या टॉप ऑफ द माइंड होगा यहाँ पर आज रिलायंस की एजीएम से पहले? अनुज जी, पहले आपको और दीपाली को, देवेन भाई को, गौरांग भाई को, सबको नमस्कार। और रिलायंस की ईजीएम की अगर बात की जाए तो आज सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कई सालों से हमारा और हमारे हाउस का पूरा फोकस, ज्यादातर फोकस कहूंगा, रिटेल और जियो, ये दो ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमारी नजर रही है, उस पर कैसे ग्रोथ हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि वैल्यू अनलॉकिंग ट्रेंड के साथ अगर कंपेयर करें तो साफ ट्रेंड 250 स्टोर FY26 में जोड़ने की बातें कर रहा है और रिलायंस रिटेल हर क्वार्टर में उससे कई गुना ज्यादा जोड़ लेता है। आज की डेट में 19,000 रिटेल स्टोर है इनके। एफएमसीजी में जो बढ़त बनाई है वो हम इस बात से देख सकते हैं कि जब कैंपा कोला ने 10 रुपए में लॉन्च किया तो कोका कोला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में बातें हो गई अपने प्राइस पॉइंट को कम करने के लिए। तो इस तरीका का प्रभाव है रिलायंस का, और मैं समझता हूँ कि इसकी वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी तो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत अच्छा मुनाफा होगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो एयर फाइबर की जो रोल आउट है, जो हमारा अनुमान है कि 100 मिलियन होम्स तक आने वाले दिनों में एग्रेसिवली अगर करते हैं तो पहुंच जाएंगे। दूसरे जियो स्टार के
जो एक्सपेंशन हो रहे हैं और जिस तरीके के उनके करार होंगे, जैसे कि स्पेसएक्स वगैरह के साथ शायद उसकी डिस्कशंस हो, उस पे नजर रहेगी। और 2019 की एजीएम में अगर आपको ध्यान हो तो चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि आने वाले 5 साल में टारगेट लेके वो चल रहे थे कि आईपीओ शायद विद इन 5 इयर्स आ जाए। तो उसपे किस तरीका का उनका वक्तव्य रहता है वो तो रहेगा ही। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी की बात कर ली जाए, जहाँ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, जहाँ एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाया जा सकता है, कॉस्ट की एडवांटेज है उनको। दूसरे रिटेल की हमने बात कर ही ली, ओटीसी में कैपेसिटी एडिशंस हो सकता है, और ये सारी चीजों के बीच लॉन्ग टर्म विजन जो है कि उनको ओवरऑल बिजनेस साइज के बारे में Ladies and gentlemen, good afternoon. It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 48th Annual General Meeting of the company. This meeting is held through video conferencing in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. Requisite quorum is present, and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding, the register of contracts or arrangements in which directors are interested, and certificate from the secretarial auditor on employees' stock option scheme are available for inspection by the members. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Shri Haigriv Khaitan, Shri Dinesh Kanabar, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri PMS Prasad, Shri Anant Ambani, Mrs. Isha Ambani Piramal, Shri Akash Ambani. All directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, our Company Secretary, Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and the secretarial auditors of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 6, 2025, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2025 have already been circulated electronically to the members of the company. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2025 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste, and a very warm welcome to the 48th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. We meet today
on the most auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. Lord Ganesh has arrived in our homes and in pandals on our streets. Let us begin this meeting by seeking the blessings of Bhagwan Ganesh for you, your families, the entire Reliance Parivar, and for all the people of India and the world. Friends, the global economy today is navigating through an era of great uncertainty. Geopolitical tensions are rising, volatility is persistent, and predictability is scarce. The world is realizing that conflict produces no winners, whereas cooperation ensures shared prosperity. When nations cooperate, trade flows freely, investments flourish, and everyone wins. In today's interdependent world, the prosperity of each country is inseparably linked to the prosperity of all. Paradoxically, while uncertainty surrounds us, humanity also stands at the threshold of a golden age in the 21st century. An age defined no longer by scarcity, but by superabundance and super affordability for all the 8 billion people on this planet. This has become possible because of the convergence of three powerful technological transformations. Breakthroughs in clean energy are unlocking a future of abundance, sustainability, and security, raising hopes for overcoming the climate crisis. Breakthroughs in genomics promise dramatic improvements in cure of diseases, longevity, and overall health. Breakthroughs in artificial intelligence and allied deep technologies have already begun to boost productivity, efficiency, and human potential to unimaginable levels. Because of the miraculous power, AI can now be called the new Kamdhenu, the divine wish-fulfilling cow of our age. At Reliance, we see these three convergent transformations not as distant possibilities, but as immediate opportunities for India. Therefore, we are building the world's most advanced clean energy ecosystems. We are expanding into the frontiers of digital health, life sciences, and genomics. And we are developing AI as a new growth engine besides embedding AI across all our businesses from retail to telecom, from energy to entertainment. India, with its scale, talent, and entrepreneurial spirit, is uniquely positioned to lead in this new era of AI, clean energy, and genomics. And Reliance has positioned itself confidently to lead our nation's mission to ensure that abundance and affordability become the birthright of every Indian. This is our solemn promise. Friends, the possibilities created by these new technologies are staggering. The global GDP today is at $110 trillion, has the potential to reach $500 trillion within the next 25 to 30 years. Imagine, in our own lifetime, we can end poverty globally and ensure that every human being has access to all basic needs. For this vision to be realized, it is our hope that the world leaders choose cooperation over conflict, dialogue over discord, and win-win agreements over zero-sum rivalries. Despite geopolitical uncertainty, one truth is crystal clear. India is on the rise, and India's rise is unstoppable. Today, India already ranks among the world's top 4 global economies. Under the determined leadership of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, India's GDP is growing faster than all major economies. With the right set of reforms, advanced manufacturing capabilities, and a national priority on deep tech, our economy can grow at 10% annually. This will mean that the per capita income of Indians could rise 4 to 5 times within the next 2 decades, making India not just a prosperous nation, but also a more equal nation. And more importantly, India need not copy any foreign model.
we have the ability and the responsibility to create an India-first model of development. This model will use deep tech to bring prosperity and security to India, improve the quality of life of each and every Indian, and protect the environment. This model will also harmonize technology with democracy, economy with culture, spirituality with science, and national aspirations with friendship across all nations. This is the collective dream of nearly 1.5 billion Indians to build a nation that leads with both prosperity and compassion. This, my dear shareholders, is the Indian dream. Dear shareholders, as Reliance approaches the close of its golden decade, we rededicate ourselves to the rapid realization of this Indian dream. We are resolutely transforming our operating model to become a deep tech company with advanced manufacturing capabilities. We are making every one of our businesses AI native, positioning them for hyper growth. Our corporate philosophy of We Care compels us to continuously improve the quality of our products and services in ways that promote the well-being of both people and planet. Our operating model is now led more by innovation than capital intensity. That is why we are attracting and empowering super talented young leaders who will drive the next wave of value creation with bold innovations. Reliance has never rested on its past laurels. Our founder and forever guide, Shri Dhirubhai Ambani, instilled in us a DNA of relentless reinvention and reimagination. Again and again, we will reimagine and re-engineer ourselves to create greater wealth for our nation and higher value for our society. This is my solemn commitment to you. Dear shareholders, I am happy to share with you the details of yet another stellar year of business and financial performance achieved despite multiple challenges. In the financial year 25, Reliance delivered a record consolidated revenue of 10.71 lakh crores, becoming India's first ever company to cross $125 billion in annual revenues. Reliance's EBITDA stood at 1,83,422 crores and net profit grew to 81,309 crores. Reliance's exports were at 2,83,719 crores, contributing to 7.6% of India's total merchandise exports. Reliance invested cumulatively rupees 5.6 lakh crores in the last 3 years. Reliance remains the single largest contributor to the national exchequer, contributing rupees 2,10,269 crores in the financial year 25. In the last 6 years, Reliance's contribution to the national exchequer crossed rupees 10 lakh crores. I am also proud to report that Reliance's CSR spending in the financial year 25 rose to 2,156 crores. Reliance's cumulative CSR expenditure over the last 3 years crossed rupees 5,000 crores. This is a clear reflection of our unwavering commitment to social impact. Friends, employment generation for India's talented youth is a national priority. It is also a priority for Reliance. Globally, the dynamics of employments are undergoing a shift towards flexibility, driven mainly by AI and automation. Reliance has also adopted modern engagement formats that combine opportunities for upskilling, entrepreneurial drive, job satisfaction, and higher earning potential. Today, our conventional and non-conventional workforce has grown to nearly 6.8 lakh people. I see this growing to more than 10 lakh people over the next few years. It gives me immense satisfaction to say that we continue to be amongst the most admired employers and rank among the largest job creators in India. Reliance continues to lead across every key growth parameter: revenues, profitability, exports, market value, investments, contribution to the exchequer, and social impact.
I am confident that Reliance will continue to break its own records in business performance next year and beyond. Dear friends, let me begin by sharing with you the impressive performance of our digital business. Just a week from now, Jio will enter its 10th year of service to the nation. Looking back, these years have been the most glorious in India's digital history. Today, I'm proud to share with you that the Jio family has crossed 500 million customers. The 500 million milestone is a symbol of your unwavering trust and support. I offer my heartfelt gratitude to each and every one of you. I have heard people say, Jio changed my life, and I love Jio. But I say from my heart, actually, each and every Indian built Jio by simply making it a part of their lives. Let me present a short video of our Jio journey, how 500 million Indians made Jio. All of you made Jio. आइए दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में चलते हैं और भारत ने जियो कैसे बनाया उन किस्सों को सुनते हैं। ये है मुंबई के टीचर अभिषेक साठे, जो हर रोज कमाल कर रहा है। बच्चा पार्टी अपना अपना कैमरा ऑन करो। किसी को पीछे छूटने नहीं दिया। जब हर एक बच्चे को पढ़ाया, जियो मैंने बनाया। ऐसे कर्मठ टीचर्स की वजह से भारत का आने वाला कल कभी पीछे नहीं छूटा। जय हाँ देवी जी। हमारी बहू रानी ने ना कहा था यूपी माझे यूपीआई। जब मैंने यूपीआई से बिजनेस चलाया तब जियो मैंने बनाया। वाह, कितने गर्व की बात। इनकी तरह आज 5 करोड़ छोटे बड़े दुकानदार यूपीआई का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस फैला रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। जब के ड्रामा को गांव में ट्रेंड कराया तब जियो मैंने बनाया। आज देश के 50 करोड़ लोग मनोरंजन का मजा फूंक फूंक के नहीं बल्कि दिल खोल के उठा रहे हैं। हम सब बेस पर सही सलामत लौट आए हैं। ये देखो बेटा, बॉर्डर ऑपरेशन के बाद जब पापा को भरोसा दिलाया तब जियो मैंने बनाया। अब मिलते हैं उस माँ से जिसकी ममता का सफर बस अभी अभी शुरू हुआ है। मदरहुड की जिम्मेदारी के साथ साथ ऑफिस भी निभाया। जियो मैंने बनाया। जहां देश की लाखों महिलाएं अपने ऑफिस से रिमोटली जुड़ी, वहीं कोविड के मुश्किल दौर में लाखों जानें भी बची। जब वीडियो कॉल्स के थ्रू मैंने अपने पेशेंट्स तक इलाज पहुंचाया तब जियो मैंने बनाया। जब से मन ने इस फोन को अपना घना यार बनाया तब से जियो मन ने बनाया। तू मन ने यो बता, यो हॉर्टिकल्चर से उपज कैसे बढ़ सके हैं? सही जानकारी के साथ यारी करने का लाभ आज दूर दराज के गांव के 10 करोड़ किसान उठा रहे हैं। देसी कारीगरी को दुनिया तक पहुंचाया जियो मैंने बनाया। करोड़ों व्यापारी अपने ऑर्डर्स का ग्राफ बढ़ा रहे हैं और मेक इन इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं। जब भारत की जनता ने हर छक्के हर चौके को जश्न की तरह मनाया, तब जियो मैंने बनाया। सही तो कह रहे हैं। जियो को 50 करोड़ देशवासियों ने मिलकर बनाया और हम सबको डिजिटल इंडिया के नए युग में पहुंचाया। और ये तो नए डिजिटल इंडिया की बस शुरुआत है। Friends, Jio was conceived at a time when India's road to digital transformation was blocked. Prohibitive data prices, poor connectivity, and even poorer speeds had stifled the digital aspirations of Indians. That is when we said, this must end. And Jio ended India's digital poverty within a few years. Jio's bold, deep tech initiatives sparked India's technological revolution and became the backbone of our Prime Minister's Digital India mission. Let me mention only 5 major achievements of Jio, which were previously
unimaginable. First, Jio made voice calls free from anywhere to everywhere in India. Second, Jio made it a habit for common Indians to watch videos on their mobile and do digital payments also on their mobiles. Third, Jio laid the foundation for India's digital public infrastructure, such as Aadhaar, UPI, Jan Dhan, direct bank transfer, and empowered a confident new generation. Fourth, Jio enabled the creation of the world's third largest startup ecosystem in India with over 100+ unicorns. Fifth, Jio's nationwide 5G rollout, the fastest in the world, has laid the foundation for the AI revolution in India. Dear shareholders, as a result of these achievements, the financial performance of Jio is scaling new heights with every passing year. Jio's revenue was 1,28,218 crores, a growth of 17% year on year for the financial year 25, and our EBITDA was 64,170 crores. These figures are a testimony to the enormous value Jio has already created and the still greater value it is destined to create. Today, it is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first half of 2026, subject to all necessary approvals. I assure you that this will demonstrate that Jio is capable of creating the same quantum of value as our global counterparts. I am sure that it will be a very attractive opportunity for all investors. Friends, Jio's plans for the future are even more ambitious. They rest on 5 assurances. 1. Jio will connect every Indian on mobile and home broadband. 2. Jio will empower every Indian home with digital services like Jio Smart Home, Jio TV Plus, Jio TV OS, and seamless automation. 3. Jio will digitize every Indian business and enterprise with simple, scalable, and secure platforms. 4. Jio will herald the AI revolution in India. Our motto is AI everywhere for everyone. And 5. Jio will expand its operations outside India with our own technology to people around the world. I am extremely confident that the path ahead for Jio is even brighter than its journey so far. I now invite Akash, who spearheads Jio, to take you through what lies ahead in the company's exciting journey. Thank you, Chairman. Jio is where I began my professional journey, faced challenges, learned lessons, and found my purpose. I've grown with Jio, and today, to see it come into its own as an independent company is both humbling and exhilarating. Jio is part of me. Chairman Sir, I want to thank you for your trust, your vision, and your guidance. I assure you that Jio is on the path to build on your vision with renewed energy and unwavering resolve to serve India's digital future. Dear friends, as we take this next step in Jio's journey, it gives me great pride to reflect on how far we've come. Today, Jio serves over 500 million happy customers. To put that into perspective, it's more than the combined population of the United States, the United Kingdom, and France. This isn't just a milestone in terms of scale. It's a testament to the deep and widespread trust that Jio has earned from every corner of India. Very few companies in the world have the privilege of serving 500 million people. Fewer still do it with the consistency, commitment, and care that Jio has demonstrated. This achievement therefore belongs not just to Jio, but to each and every individual who believed in Jio and stood by it.
And with that belief comes responsibility. The responsibility to lead, to innovate, and to serve with purpose. Not to sell, but to truly serve the customer, putting their needs at the heart of every innovation. Today, Jio carries the largest wireless data traffic in the world. India's next digital leap and Jio's next growth engine will come from businesses large and small. Jio is building simple, scalable, and secure platforms for MSMEs and enterprises alike. From franchisee management to AI-powered solutions across verticals, we're enabling every business to compete globally. This is not just digitization,